हेलो थ्रियन फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया होना भी चाहिए। तो ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे। मुझे पता है आप लोग वीडियो के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे और वीडियो अब काफ़ी अच्छा जाने वाला है और आप लोगों को आगे काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि जोयान जाएगा रुइंस के अंदर, साथ ही साथ अपने कुछ पुराने दोस्तों से भी मिलेगा और भी बहुत कुछ। मैं कुछ नहीं बता रहा, चलिए चलते हैं सीधा एपिसोड पे। लेकिन हाँ, उससे पहले लाइक कर दो जल्दी से। हाँ, सब्सक्राइब भी बनता है, शर्माओ मत, कर दो। और बिना कहे कभी कभी कमेंट भी कर दिया करो। तो चलो, कमेंट आप लोग कर देना। वीडियो में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा हमारी रिवर्स से ही रिलेटेड, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट पे देना है, ये ठीक रहेगा। तो चलो सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने पिछला एपिसोड देखा था जहाँ पे सभी लोग जाइलिन माउंटेन रेंज के अंदर एंटर हो चुके थे, साथ ही साथ जोयान और गुयू, ऑब्वियसली गुयू तो जोयान की बॉडी के अंदर थे। जब देखते हैं वो लोकेशन जहाँ पे वो रुइंस ओपन होने वाली थी तो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो नरवाल स्नेक का झील होता है जहाँ पे जोयान नरवाल स्नेक से मिला था। और ये देखकर जोयान गुयू से पूछता है कि एल्डर गुयू, हमें यहाँ पे कुछ सेंस क्यों नहीं हुआ। तो ओल्ड गुयू बताते हैं कि छोटे साथी, सेंस तो मुझे भी कुछ नहीं हुआ था, शायद ये डाउडी लेवल के वॉरियर की पावर के कारण रहा हो जिसने इस मैंसन को क्रिएट किया था। जिसपे जियान भी अपना सिर हिला देता है और वहीं पे मैंने एपिसोड एंड किया था। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से जहाँ पे ओल्ड गुयू की बात सुनने के बाद जियान सीधा ही उसे ब्लड झील को देखने लगता है। और सभी लोग देख सकते थे कि वो झील बहुत बुरी तरीके से खोल रही होती है और सभी लोग बस वेट कर रहे थे कि कब ये ओपन हो और कब वो उसके अंदर एंटर होकर सारा का सारा खजाना लूट ले। सिंपल सी बात थी, जो फास्ट होगा उसी को चीजें मिलने वाली थी, इसीलिए जल्द से जल्द सभी लोग तुरंत ही झील के ऊपर मड़राने लगते हैं। और खोलते हुए पानी के कारण जो ब्लड उस पानी में था वो भी जल्दी से फॉग बन के आसमान के ऊपर उड़ जाता है। इस टाइम पे इस ब्लड फॉग में कोई सांस भी नहीं ले पा रहा था, लेकिन वो लोग झील के पीछे हटने को भी तैयार नहीं थे। आखिरकार लालच एक बला है और उसी में सबका भला है, तो लालच के चक्कर में ये सभी लोग झील के ऊपर खड़े हुए थे। हालांकि तभी उसे झील से 3 पावरफुल ब्लड रेड पिलर निकलते हैं जो कि सीधा ही आसमान में हाफ मार्शल एम्पर लेवल के 2-3 वॉरियर्स को लगते हैं और वो खून में बिथरते हुए जमीन में गिर जाते हैं और एक ही झटके में मर जाते हैं। जैसे ही लोग ये देखते हैं तो अचानक ही काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि एक ही अटैक में हाफ मार्शल एम्पर लेवल को ऑन द स्पॉट मार देना, ये कितनी ज्यादा पावरफुल पिलर थे। हालांकि आसमान में सभी लोग डर चुके थे, लेकिन यहाँ पे कुछ डाउडी लेवल के भी वॉरियर थे जिन्हें पता था ये पिलर पावरफुल हो सकते हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि उन्हें हिट कर पाए। इसलिए वो आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं और उस झील के ऊपर आ जाते हैं, जिसके बाद सभी की नजरों के सामने धीरे धीरे झील का पानी हटने लगता है और एक रेड कलर का पोर्टल टाइप होल क्रिएट हो जाता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और उनकी आंखों में लालच नाचने लगती है क्योंकि उन्हें पता था एशियंट डेसोलेट रुइंस का जो घर है उसका दरवाजा ओपन हो चुका है और अब बारी है लूटो कूटो और फूटो। इस टाइम पे सभी लोगों की आंखों से लालच खुले हुए नल की तरह टप टप टपक रहा होता है और तुरंत ही सभी लोग उस पोर्टल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। हालांकि इन लोगों की कंपैरिजन में जो 4 क्लेन थे वो शांति से खड़े हुए थे और बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़े थे। जॉन को यह देखकर कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन जॉन भी चुपचाप खड़ा रहता है। तभी वो सभी हाफ मार्शल एम्पर लेवल जो कि उस पोर्टल की तरफ बढ़े थे और बस इंटर होने ही वाले थे, अचानक अनकंट्रोलेबल तरीके से फूलने लगते हैं। ये देखकर बाकी सभी लोग अपने आप को जल्दी से रोकते हैं और मुड़कर वापस उड़ने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक धड़ाधड़ ब्लास्ट की आवाज आती है और काफी सारे हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर्स की बॉडी में सेल्फ डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, जिसका रीजन हमें अभी नहीं बताया गया, हो सकता है आगे पता चले। और आसपास तुरंत ही ब्लड फॉग फैल जाती है। साथ ही साथ काफी ज्यादा लोगों ने पीछे बचने की भी कोशिश की थी, लेकिन काफी सारे लोग इसकी चपेट में भी आ गए थे। यहाँ तक कि डाउडी लेवल के वॉरियर्स ने भी अपनी डुइक्वी डिफेंस बैरियर को क्रिएट कर दिया था ताकि वो इसे ब्लास्ट के अटैक से बच सके। इस टाइम पे हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर्स के सेल्फ डिस्ट्रैक्शन के कारण आसपास से एनर्जी स्टॉर्म भी बढ़ गया था, जिसके कारण जो भी इस एनर्जी स्टॉर्म के अंदर आया उसकी लाशें तक नहीं मिली थी। जोयान को इस चीज का रीजन कुछ भी समझ में नहीं आया था। जोयान ने साफ साफ देखा था कि जैसे ही हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर उस पोर्टल के नजदीक गए थे तो उनकी डुइक्वी अनकंट्रोलेबल तरीके से फ्लक्चुएट होना स्टार्ट हो गई थी और जिसके बाद सेल्फ डिस्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो गया था। इस टाइम पे काफी सारे हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर ब्लास्ट हो चुके थे और उनका ब्लड झील के पानी में मिल चुका था, जिसके बाद झील और भी ज्यादा ब्लडी रेड हो चुकी होती है। साथ ही साथ अब उस झील में बुलबुले भी तैरने लगे थे और पानी काफी ज्यादा उगलने लगा था। साथ ही साथ ब्लड रेड फॉग उस झील के ऊपर धीरे धीरे तैर रही होती है। इस टाइम पे लगभग 100+ हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर अचानक ही किसी अननोन रीजन के साथ मर गए थे, जो देखकर सभी को अपने दिल में काफी बड़ा झटका लगा था। जिसके बाद सभी लोगों को समझ में आ जाता है कि इन रुइंस पोर्टल में एंटर होना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है और यहाँ पे कोई फॉर्मेशन है जिसके अंदर एंटर होते ही आपकी डुइक्वी अनकंट्रोल हो जाती है और आप ब्लास्ट कर जाते हैं, जो देखकर सभी को समझ में आ जाता है कि ये डाउडी लेवल के ही वॉरियर की पावर होनी चाहिए और यहाँ पे जो फॉर्मेशन है वो कम से कम रैंक 3 की होनी चाहिए।
यहाँ पे 400% भी काफी ज्यादा शौक होते हैं, क्योंकि रैंक 3 की फॉर्मेशन को सुपर फॉर्मेशन कहते हैं। यहाँ तक कि यह फॉर्मेशन डाउडी लेवल के वॉरियर को भी हिलाने में कैपेबल होती है। तभी अचानक एक बंदा कहता है, सच में ये एशियन डेसोलेट रूइंस काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और इसका जो ओनर था उसकी पावर ओरिजन किंग लेवल पर थी। आप सभी लोग को पता है ना पावर लेवल कैसे हैं, तो अब मुझसे ये मत पूछना कि ओरिजन किंग किस लेवल का है। आप लोगों को खुद पता होना चाहिए कि ओरिजन किंग किस लेवल का है, बहुत पावरफुल है भाई। जिसके बाद बाकी लोग भी कहते हैं तुमने सही कहा, और यही रीजन है कि यह इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तभी हुओवा हंसते हुए बाकी 3 क्लेन मेंबर्स की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम तीनों अंदर नहीं जाना चाहते और यहीं से निगरानी करना चाहते हो? ये सुनकर सभी क्लेन के मेंबर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी जुओ क्लेन के जुओ बेटांग हंसते हुए हुओवा की तरफ अपने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, मेरे जुओ क्लेन ने हमेशा हर काम तरीके से किया है, अगर आपको जल्दी है तो आप अंदर जा सकते हैं। ये सुनकर हुओवा एक नकली स्माइल पास करता है और इसके बाद उसे कहता है, क्योंकि आप चाहते हैं कि मेरा हुओ क्लेन अंदर एंटर हो, इसलिए मैं ज्यादा पोलाइट नहीं रहूंगा और सबसे पहले एंटर होऊंगा। और इसके बाद वो लोग तुरंत ही हुओवा के गाइडेंस में अपने मेंबर को लेकर एंट्रेंस गेट की तरफ जाने लगते हैं। साथ ही साथ इस टाइम पे हुओवा के पीछे काफी सारे हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर भी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो एंटर होने के लिए हुओवा की हेल्प ले सकते हैं। हालांकि जुआन अभी भी चुपचाप ही खड़ा था और वेट कर रहा होता है सही टाइम का। हालांकि जैसे ही हुओ क्लेन के मेंबर्स उसे झील पे उतरते हैं एंट्रेंस गेट के सामने, तो झील जो कि अभी अभी शांत हुई थी एक बार फिर से उबलना स्टार्ट हो जाती है। ये देखकर वो थोड़ा सा डेंजर फील करता है, क्योंकि उसे पता था अगर वो अकेला होता तो चल भी जाता, लेकिन उसके पीछे उसके क्लेन की पूरी यंग जनरेशन थी, इसीलिए उसे अलर्ट रहने की जरूरत थी। इसीलिए हुओवा तुरंत ही अपनी डुईकुई की पावर से एक गोलाकार डुईकुई बैरियर क्रिएट कर देता है, जो कि तुरंत ही उसके मेंबर्स को घेर लेता है, और इसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये देखकर सभी हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर्स ने भी अपनी अपनी डुईकुई बैरियर को क्रिएट कर लिया था और अपनी बॉडी में फैला लिया था। हालांकि तभी झील से काफी सारे पावरफुल ब्लड रेड पिलर निकलते हैं, जो कि हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर्स और हुओवा के ग्रुप की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, यहाँ तक कि हुओवा का ग्रुप जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था और उनके क्लेन मेंबर भी काफी ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन उन्होंने हमेशा ही क्लेन के अंदर ट्रेनिंग ली थी, उन्होंने कभी इस तरीके के चीजों का एक्सपीरियंस नहीं किया होता, और इसीलिए वो काफी ज्यादा डर गए होते हैं। आखिरकार क्लेन के अंदर ट्रेनिंग लेना और लाइफ और डेथ की सिचुएशन को फेस करना दोनों ही अलग बातें थी। इसीलिए हुआ वह तुरंत ही सभी का मोरल बूस्ट करते हुए कहते हैं, अगर सब लोग जिंदा वापस लौटना चाहते हो तो जल्दी से अपने अपने डुईकुई चार्ज करो और इन अटैक से डॉज करो। जोर जोर सुनकर सभी क्लेन मेंबर तुरंत ही अपना सिर हिलाते हैं और अपनी डुईकुई को चार्ज करके उन ब्लड रेड पिलर से डॉज करते हैं, और वे ब्लड रेड पिलर हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर्स की तरफ जाकर उनसे चार्ज हो जाते हैं, और धड़ाधड़ 1 दर्जन प्लस हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर तुरंत ही मर जाते हैं, जो कि उनके पीछे हो गए थे। साथ ही साथ जो बच गए थे उन्होंने अब आगे जाने की हिम्मत नहीं की और तुरंत ही पीछे लौट जाते हैं। इस गेट के खुले हुए अभी 10 मिनट भी नहीं हुआ था और 100 प्लस हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर पहले ही मर चुके होते हैं। यहाँ पे जोयान भी इस फॉर्मेशन को देखकर अपने दिल में यही कहता है कि कितनी खतरनाक फॉर्मेशन है, जो कि हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर्स को चींटियों की तरह मार रही थी। जोयान ने देखा था कि जो भी उसे झील के ऊपर जाता है और गेट की तरफ बढ़ता है, फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और पिलर निकलते हैं और ऊपर वाले को तुरंत ही मार दिया जाता है। यहाँ तक कि जोयान को भी पता था कि अगर वो अपनी पूरे स्ट्रेंथ का यूज करके भी जाए तो भी उसका घायल होना तो पक्का है। हालांकि इस टाइम पे सभी लोगों ने देखा था कि हुओ क्लेन के मेंबर्स पहले ही झील से पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं, जिसका मतलब है कि वो एशियन डेसोलेट टेंपल के अंदर एंटर हो चुके थे। जिसके बाद दूसरा सन क्लेन आगे बढ़ता है और इसका नेतृत्व सन सुओ कर रहा होता है। अभी जो क्लेन और बाई क्लेन आगे नहीं बढ़ते। हालांकि जैसे ही जोयान यहाँ पे सन क्लेन के एंटर होने का वेट कर रहा होता है कि तभी उसे 3 फैमिलियर पर्सन फील होते हैं, और उन 3 फिगर्स को देखकर जोयान को उम्मीद नहीं थी कि वो तीनों उसे यहाँ पे मिलेंगे। और ये तीनों जाइलिंग माउंटेन रेंज के 3 पावरफुल बीस्ट स्काई ईगल, फ्लेम लायन और जियोंग गैंग थे, जो देखकर जोयान तुरंत ही खुश होते हुए कहता है वे भी आ गए। हालांकि जुआन तभी थोड़ा सा सैड भी हो जाता है, क्योंकि जुआन ने पिछली 2 बार के रिजल्ट देखे थे और यहाँ पे बिना डाउडी के नीचे का कोई भी वॉरियर उसके अंदर एंटर ही नहीं हो पा रहा था, और ये तीनों लोग जो कि आ रहे थे वो भी हाफ मार्शल एम्पर लेवल के ही वॉरियर थे। हालांकि जुआन ने देखा था कि इस टाइम पे सन क्लेन के साथ काफी सारे हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर जा रहे हैं, और इस टाइम पे वो तीनों लोग भी सन क्लेन के मेंबर के साथ ही जा रहे थे, जो देखकर जुआन यही सोचता है कि क्या ये लोग निकल पाएंगे या नहीं। जोयान को पता था कि इनका बचना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, इसलिए जोयान तुरंत ही आसमान में अपनी जगह से अचानक
गायब हो जाता है और जोयान का गायब होना जो बोटोंग और बाइंग दोनों का ध्यान खींचता है। लेकिन वो जैसे ही उस जगह पर देखते हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता, लेकिन उन दोनों को ही पता था कि वहाँ पे एक पर्सन था जो कि ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए था, जिस पर जो वेटांग यही सोचने लगता है कि आखिरकार वो पर्सन कौन है जो कि मेरे आंखों के सामने भी गायब होने में कैपेबल है। और इस टाइम पे वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है, जबकि इस टाइम पे बाइंग आसपास खाली जगह पर देख रहा था जैसे कि वो किसी को ढूंढ रहा हो। हालांकि उसी टाइम पे जब काफी सारे लोग टेंपल के अंदर एंटर होने के लिए बढ़ चुके थे, तभी एक बार फिर से झील के अंदर की फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और काफी सारे डुई पिलर जो कि ब्लड ऑरे से भरे हुए थे भीड़ की तरफ फिर से चार्ज हो जाते हैं। हालांकि इस बार बाकी सभी लोग भी रेडी थे और उन्होंने अपनी अपनी पावरफुल डुई स्केल को शो करके दिखाया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन्होंने वास्तव में इस ब्लड रेड पिलर को काफी ज्यादा हल्के में लिया था, क्योंकि उनके अटैक ब्लड रेड पिलर के एक छोटे से हिस्से को भी तोड़ने में कैपेबल नहीं थे। और इसीलिए कुछ सेकंड के बाद आसमान एक बार फिर से रंग बिरंगा ब्लड रेड हो जाता है और खून की बारिश होती है जो कि फिर से जाकर झील में ही गिरता है। हालांकि इस टाइम पे स्काई ईगल का ग्रुप बचा हुआ था, क्योंकि उन तीनों लोगों ने कोऑर्डिनेशन करके अपने आप को बचा लिया था। हालांकि इसका मतलब ये नहीं था कि उन लोगों को एशियन डेसोलेट टेंपल के अंदर एंटर होने का मौका मिल गया है, क्योंकि आसमान में अभी काफी सारे ब्लड रेड पिलर घूम रहे होते हैं। हालांकि सनक्लेन सन सुओ के गाइडेंस में था, इसलिए उनमें से किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। आखिरकार डाउडी लेवल की पावर जो उनके साथ थी, लेकिन उनके पीछे वाले हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर में से कुछ को छोड़कर काफी सारे लोग तो मर चुके होते हैं। हालांकि तभी एक बार फिर से एक ब्लड रेड पिलर उन तीनों की तरफ बढ़ता है। ये देखकर इसका ईगल की टिकड़ी तुरंत ही अपने पावरफुल डू टेक्निक का यूज करके और कंबाइन अटैक के साथ उस ब्लड रेड पिलर को तोड़ देते हैं। हालांकि वो सांस ले पाते कि तभी एक और डुई की पिलर फिर से उनकी तरफ चार्ज हो जाता है, जो देखकर फ्लेम लाइन कहता है ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, हम अंदर कैसे जाएंगे। तभी इसका ईगल थियानिंग कहता है हम अपनी पावर का यूज करके यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, इसीलिए हम स्पीड का यूज करके यहाँ से जा सकते हैं। तभी जियोंगैंग कहता है मैं इन पिलर को आप लोग के लिए रोकता हूँ और आप लोग को जल्दी जाना चाहिए। और इसके बाद उसकी बॉडी में तुरंत ही उसकी येलो कलर की डुई की पूरी तरीके से उसे कवर कर लेती है। तभी फ्लेम लाइन उसकी तरफ देखता है और उसी मूवमेंट में अचानक एक ब्लड रेड पिलर तुरंत ही उड़ता हुआ आता है और जियोंगैंग से जाकर टकराता है, जिसके बाद जियोंगैंग उड़ता हुआ पीछे की तरफ चला जाता है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक और डुई की पिलर आकर उनमें से किसी से टकराएगा। हालांकि इस अटैक से जियोंगैंग की जान तो बच गई थी, लेकिन वो सभी लोग देखते हैं कि जियोंगैंग के आसपास 4 ब्लड रेड पिलर होते हैं और अगर वो जियोंगैंग से टकरा गए तो इसका मतलब है जियोंगैंग जिंदा नहीं बच पाएगा। ये देखकर तियानिंग और फ्लेम लाइन की आंखें लाल हो जाती है, क्योंकि वो काफी लॉन्ग टाइम से एक दूसरे के साथ थे। यहाँ की वो डाउडी लेवल पर ब्रेक थ्रू भी करने वाले थे कुछ टाइम के बाद, और वो अपने में से किसी एक को मरने नहीं देख सकते थे। जिसके बाद फ्लेम लाइन अपना पावरफुल अटैक करता है, लेकिन उनमें से डुई की पिलर को कुछ भी नहीं होता। यहाँ की तियानिंग भी अपनी पूरी पावर का यूज करके उन पिलर को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलता, जो देखकर वो लोग काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। यहाँ पे जियोंगैंग जो कि पहले वाले पिलर से काफी ज्यादा हैवीली इंजर्ड हो गया था, जब वो अपने सामने के पिलर को देखता है जो कि उसकी तरफ बढ़ रहे थे, तो उसे पता था ना तो वो इससे डॉज कर पाएगा और ना ही सेल्फ डिस्ट्रैक्शन कर पाएगा, इसीलिए बस वो अपनी आंखों को बंद कर लेता और मरने का वेट करने लगता है। ये देखकर फ्लेम लायन और तियानिंग तुरंत ही चिल्लाते हुए कहते हैं नहीं। तभी जियोंगैंग अपनी आंखों को बंद करके अपने दिल में बस यही सोचता है काश जोयान यहाँ होता तो वो जरूर कुछ ना कुछ करके मुझे बचा लेता। हालांकि उन्हें पहले ही पता था कि जोयान जिलिन माउंटेन रेंज छोड़ चुका है, और इस टाइम पे बस ये ख्याल उसके दिल में अचानक ही आ गया था। हालांकि अगले ही मोमेंट पे अचानक एक लाइट फ्लैश होती है और जियोंगैंग अपनी जगह से गायब हो जाता है, जिसके बाद उसके कान में एक आवाज जाती है ब्रदर उदास होने का टाइम नहीं है, अगर तुम कोशिश नहीं करोगे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम सक्सेसफुल हो सकते हो या कि नहीं। और जैसे ही ये वॉइस अचानक जियोंगैंग के कान में जाती है तो इस फैमिलियर वॉइस को सुनकर अचानक वो स्माइल करते हुए अपनी आंखों को खोल देता है, और इसके बाद वो सामने उसी बंदे को देखता है जिसके बारे में उसने सोचा था। तो वो इमोशनली काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि वो आखिरकार क्या करे। जिसके बाद वो धीरे धीरे बोलता है तुम जियोयान। जियोंगैंग की बात को सुनकर जियोन तुरंत उसे चुप रहने का इशारा करता है, जिसपे जियोंगैंग तुरंत ही अपना सिर हिला देता है और एक प्राउडफुली और हैप्पीली स्माइल कर देता है, क्योंकि अब पता था अगर जियोयान यहाँ पे आ चुका है तो इसका मतलब है ईस्टर्न डेसोलेट टेंपल के अंदर एंटर होने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। हालांकि भले ही जियोंगैंग ने जियान के साथ ज्यादा बातचीत ना की हो, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे, और इसके अलावा जियोंगैंग को जियान की ताकत पर पूरा विश्वास था, विशेष तौर पर तब से जब जियान ने ईस्ट बॉल को पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया था। इसलिए जियोंगैंग कहता है मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे यहाँ दिखोगे, अगर आज तुम नहीं होते तो मेरी तो लंका लग जानी थी। और इसके बाद वो तुरंत ही जियोन के कंधे को थपथपाता है, जिसके बाद दोनों लोग मुड़कर फ्लेम लायन और जियोंगैंग को देखते हैं, सॉरी स्काई ईगल को देखते हैं। और जब वो देखते हैं कि जियोंगैंग ठीक है तो अचानक वो भी खुश हो जाते हैं और राहत की सांस लेते हैं। ये देखकर जियोंगैंग स्माइल करते हुए कहता है तुम दोनों देखो कितने ज्यादा घबराए हुए हो, जबकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
तभी स्काई ईगल कहती है तुम सच में जिद्दी हो, अगर मिस्टर ने इंटरफियर नहीं किया होता तो मुझे नहीं लगता कि तुम बच पाते। और इसके बाद वो जो यान को देखता है जिसने ब्लैक कलर का डोपैंग पहना हुआ था और साथ ही साथ जो यान की पीठ उनकी तरफ होती है, तो उसे पता नहीं होता कि आखिरकार सामने वाला बंदा है कौन। इसीलिए वो दोनों लोग तुरंत ही जो यान की तरफ हाथ बढ़ाकर ग्रीड करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है जॉन कोई पावरफुल मिस्टीरियस एल्डर होना चाहिए। इसीलिए वो कहते हैं हम दोनों अपने छोटे भाई की जान बचाने के लिए एल्डर को धन्यवाद देते हैं। ये देखकर जोंग गैंग के तो फेस इंप्रेशन चेंज हो जाते हैं, जबकि जियो यान जो कि ब्लैक कलर के डोपैंग में था अचानक एक शरारती स्माइल करता है और इसके बाद तुरंत ही घूमते हुए फ्लेम लायन और इसका ईगल के सामने अपना चेहरा दिखाता है और कहता है एल्डर ब्रदर, ये छोटा भाई आप लोगों के इस धन्यवाद को एक्सेप्ट करने में कैपेबल नहीं है। जैसे ही फ्लेम लायन और इसका ईगल जियो यान को देखते हैं तो अचानक ही चिल्लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जियो यान पूरी तरीके से तैयार था और उस जगह को तुरंत ही सील कर देता है ताकि आवाज बाहर न जाए। जिसके बाद वो चिल्लाते हुए कहते हैं जियो यान, और इस टाइम पे वो काफी ज्यादा एक्साइटेड और खुश हो जाते हैं क्योंकि एशियन डेसोलेट रूइंस के जर्नी के दौरान उन्हें जोयान से मिलने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। इसीलिए वो एक्साइटेड होकर कहते जोयान तुम वास्तव में यहाँ आए हो, क्या ये तुम ही हो? लेकिन तुम तो पहले ही जाइलिंग माउंटेन रेंज से जा चुके थे, फिर तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? जो सुनकर जोंग गैंग और इसका ईगल भी जोयान की तरफ देखते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि जोयान कभी जाइलिंग माउंटेन रेंज से गया ही ना हो? तभी जोयान भी अंदाजा लगा लेता है और उन्हें समझाते हुए कहता है हाँ मैं चला गया था और जाने के बाद ही मैं यहाँ वापस आया हूँ। जो सुनकर बाकी के 3 लोग भी अपना सिर हिला देते हैं, लेकिन तभी वो 4 ब्लड पिलर वापस से जोयान के ग्रुप की तरफ बढ़ने लगते हैं। जो देखकर जोयान कहता है मैं तो लगभग भूल ही गया, चलो अभी बात करने का टाइम नहीं है, सभी अलर्ट रहें, बाकी बातें बाद में होंगी। जिसके बाद वो तीनों लोग आगे बढ़ने वाले थे, लेकिन जोयान कहता है तीनों बड़े भाइयों ये बात मेरे ऊपर छोड़ दो। और इसके बाद जोयान काफी ज्यादा गुस्से में उन ब्लड रेड पिलर को देख रहा है, क्योंकि जोयान इन तीनों को अपने भाई जैसा मानता था और जोयान कभी भी नहीं चाहता था कि इनमें से कोई घायल हो, लेकिन ब्लड रेड पिलर ने जोंग गैंग को घायल कर दिया था। जिसके बाद जोयान इनकी लंका लगाने वाला था। हालांकि तभी तियानिंग जोयान से कहता लेकिन, तो जोयान कहता कि आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, जिसपे वो तीनों लोग चुपचाप पीछे हट जाते हैं। हालांकि आसपास के हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर जैसे ही जोयान और उसके चारों ग्रुप को देखते हैं तो काफी ज्यादा शौक होते हैं। उन्हें यही लग रहा था कि बस ये 4 पिलर और इन चारों का किस्सा यहीं पे खत्म। हालांकि उन्होंने देखा था कि जोयान उसमें सबसे आगे खड़ा हुआ है, जिसका मतलब है जोयान इन्हें रोकने वाला है। जो देखकर सभी लोग कहते हैं आखिरकार वो कौन है, और मैं उसके ऑरे को पता लगाने में कैपेबल नहीं हूँ। इस टाइम पे जो बेटांग भी जोयान को काफी ज्यादा अलर्ट तरीके से देख रहा था और उसके दिल में जोयान को लेकर काफी ज्यादा शक भर जाता है, क्योंकि उसने जोयान का ऑरा फील नहीं किया था, ना ही उसे जोयान का ऑरा फील हो रहा था। हालांकि अगले ही मोमेंट में वो 4 पिलर जोयान के ग्रुप के बिल्कुल नजदीक आ गए होते हैं और इस टाइम पे सभी की सांसें बिल्कुल रुक गई होती है। लेकिन तभी जोयान यूज करता है वहां पे ग्रेट वे ऑफ दाओ की एनर्जी, जिसके बाद एक पोर्टल को क्रिएट करता है और जैसे ही वो पिलर जोयान के पोर्टल से जाकर टकराते हैं तो वहाँ पे कोई भी ब्लास्ट नहीं होता, बल्कि वो चारों के चारों पिलर अचानक ही पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं। ये देखकर सभी की आंखें बाहर आ जाती हैं कि आखिरकार जोयान ने ये क्या यूज किया था जो 4 पावरफुल पिलर को भी रोकने में कैपेबल था। इस टाइम पे सभी लोग जोयान को काफी ज्यादा अजीब तरीके से देख रहे थे और शोर शराबा भी काफी ज्यादा मचा हुआ था। सभी लोग बस यही कहते हैं गायब हो गया, वो चारों पिलर गायब हो गए, ये कितना खतरनाक है, ये पर्सन कौन है? हालांकि यहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे, लेकिन तभी जुओलिन जोयान की तरफ देखते हुए कहता है ग्रेट दाओ स्ट्रेंथ, इसने जो यूज किया वो वाइड ग्रेट दाओ है। इस टाइम पे जोयान को वो काफी ज्यादा हैरान तरीके से देख रहा था। बेस्ट रीजन के अंदर काफी सारे लोग थे जो कि जुओलिन से पावरफुल थे, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग थे जो उसे सरप्राइज कर सकते थे, जिन्हें उंगलियों में भी गिना जा सकता था। और इस टाइम पे जोयान ने भी उसे सरप्राइज कर दिया होता है अपनी ग्रेट दाओ स्ट्रेंथ को अपेयर करके। उसे पता था कि जोयान का वाइड ग्रेट दाओ सभी दाओ एनर्जी के बीच में सबसे पावरफुल चीज है। यहाँ तक कि जोयान की कंट्रोल एबिलिटी को देखकर उसे पता चल गया था कि अब तक उसने जितने भी ग्रेट दाओ देखे हैं जोयान के सामने उनका नाम लेना भी बेकार है। तभी जो बेटांग कहता है यंग मास्टर, मुझे लगता है कि ये पर्सन हमारा सबसे बड़ा ओपोनेंट होगा इस एशियन डेसोलेट टेम्पल की जर्नी में, क्योंकि उन्हें अच्छे तरीके से पता था ग्रेट दाओ स्ट्रेंथ के सामने उसे खोजना मुश्किल होगा, भले ही वो 3 स्टार हाफ मार्शल डाउडी लेवल का वॉरियर क्यों ना हो। तभी झोलिन कहता है बिल्कुल, अगर हम उसके दुश्मन बन जाते हैं तो वो हमारा ओपोनेंट होगा, लेकिन अगर हम उसके दोस्त बन जाते हैं तो शायद इस जर्नी में हमें काफी कुछ मिल जाए। जोलिन को पता था कि अगर वो जोयान का दोस्त नहीं बन सकता है तो यही होगा कि जोयान का दुश्मन ना बने, क्योंकि वो जोयान को हर्ट नहीं करना चाहता था। तब वो जुओ बेटांग कहता है लॉर्ड, आप उसके साथ शामिल होना चाहते हैं, लेकिन हम तो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, कहीं अगर उसने हमें धोखा दे दिया तो। जिसपे जोलिन कहता है हम पहले ही प्रॉब्लम में हैं, अगर हम उसके साथ नहीं जाते तो भी वो हमारे खिलाफ खड़ा हो सकता है। हालांकि अगर हम उसके साथ जाते हैं तो हो सकता है कि वो हमारे साथ आ जाए। आखिर भले ही वो एक डाउडी लेवल का वॉरियर हो, लेकिन हमारे चारों क्लेन की मिलाकर पावर के साथ लड़ने में वो भी कैपेबल नहीं होगा।
और साथ ही साथ वो अगर हमारे साथ जुड़ जाता है तो बाकी के 3 क्लेनों की पावर भी मिलकर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जिसके बाद जोलिन कहता है और अगर हम उसके साथ शामिल हो जाते हैं तो इसके बाद हमें अंदर जो भी चीजें मिलेंगी उसका बंटवारा हम 40-60 के हिसाब से कर लेंगे। ऐसा लग रहा होता है कि जोलिन ने पहले ही सारे प्लान बना रखे होते हैं, जो देखकर जो बेटांग भी काफी ज्यादा खुश होता है कि उसका यंग मास्टर कितना ज्यादा जीनियस है। जिसके बाद वो तारीफ करना स्टार्ट कर देता है। तभी जोलिन कहता है खुश होने का टाइम नहीं है, बकवास करने की बजाय ये सोचो कि हम उसके नजदीक कैसे जा सकते हैं, वरना हम कितनी भी कोशिश क्यों ना करें वो हमारे बात को एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा। दूसरी तरफ बाई क्लेन का लीडर वाइंग जैसे ही ग्रेट दाओ एनर्जी को देखता है तो वो अचानक ही समझ जाता है कि सामने वाला बंदा जियोयान होना चाहिए। जिसके बाद उसके चेहरे पर तुरंत ही एक स्माइल आ जाती है। जिसके बाद वो खुद से कहता है ये बंदा सच में अपना ऑरा छिपाने में कितना ज्यादा एक्सपर्ट है, मैं भी इसे नहीं पहचान पाया। शुक्र था कि सन क्लेन के मेंबर पहले ही टेंपल के अंदर एंटर हो चुके थे, वरना जो यान को इसे अपेयर करते देखकर वो लोग तुरंत ही पहचान लेते। इसके बाद बाइंग तुरंत ही अपने दिल में हंसता है और जो यान की तरफ देखता है। हालांकि तभी उसके चेहरे से स्माइल गायब हो जाती है, क्योंकि बाइंग ने देखा था कि जोलिन का ग्रुप जो यान की तरफ बढ़ रहा था और इस टाइम पे जो यान ने भी यही चीज फील कर ली थी। जिसके बाद जॉन को समझ में नहीं आता कि आखिरकार क्या होने वाला है। हालांकि अब तक झील भी शांत हो गई थी और ब्लडी फॉग भी काफी ज्यादा घना हो गया था और तियानिंग और बाकी लोग उसी ब्लडी फॉग को देख रहे होते। उन्हें लग रहा था कि कहीं ये फॉग उन्हें कैप्चर ना कर ले और उनकी डुइकुई को अनकंट्रोल ना कर दे, इसलिए वो थोड़ा सा शॉक भी होते हैं। लेकिन तभी जॉन कहता है तीनों बड़े भाइयों चिंता होने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं आपके साथ हूँ आप लोगों को कुछ भी नहीं हो सकता। जिसके बाद जॉन तुरंत ही अपने हाथ को फ्लिप करता है और 3 एनर्जी बैरियर निकल कर तीनों को ही पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं। और साथ ही साथ इस टाइम पे उन तीनों ने ही एक ब्लैक कलर का लबादा पहना हुआ होता है, जैसा कि जुआन ने पहना था। जिसके बाद जोयान तुरंत ही स्माइल करता है और एशियन डेसोलेट रूइंस के अंदर एंटर होने के लिए उड़ गए। तभी जोयान कहता है भाइयों याद रखना तुम लोगों ने जो ये वाइड क्लॉथ पहना है ये केवल 15 मिनट तक ही रहेगा और इस टाइम पे ये तुम्हारे ऑरे को भी हाइड रखेगा और ये ब्लडी फॉग भी तुम्हारी बॉडी के अंदर नहीं आ पाएगा। हमें इसी टाइम के अंदर एशियन डेसोलेट टेम्पल के अंदर एंटर होना है। ये सुनकर बाकी लोग भी अपना सिर हिला देते हैं और तुरंत ही कहते हैं कोई भी वर्ड हमारा आभार व्यक्त नहीं कर सकता, हम तीनों भाई तुम्हारे इस एहसान को याद रखेंगे और अगर फ्यूचर में हमें मौका मिलता है तो हम अपनी पूरी ताकत लगा के इसे चुकाएंगे। और इसके बाद स्काई ईगल तुरंत ही जियोयान को ग्रीट करता है, क्योंकि आखिरकार इस ग्रुप का लीडर तो वही था। तभी जियोयान भी उसकी तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहता है ये तो छोटी सी बात है भाइयों, तुम लोगों को इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत है, इसके अलावा हम लोग फ्रेंड हैं और दोस्ती में तो इतना चलता है। मैं तो बस केवल अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जो देखकर स्काई ईगल और उनका ग्रुप हेल्पलेस तरीके से स्माइल कर देते हैं। हालांकि वो जैसे ही कुछ बोलने वाले थे लेकिन तभी अचानक उन्हें कुछ चीखें सुनाई देती हैं, जिसके बाद वो अचानक ही रुक जाते हैं। जो देखकर जियोयान की भौहें अचानक ही उठ जाती है। जिसके बाद जियोयान कहता है चलो जल्दी चलो, लगता है हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर्स की डुइकुई अनकंट्रोल हो गई और वो ब्लास्ट करने वाले हैं। ये व्हाइट क्लॉथ इसे नहीं रोक पाएगा, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। ये देखकर इसका ईगल और बाकी के लोग बिल्कुल भी संकोच नहीं करते और एशियन डेसोलेट टेम्पल के गेट की तरफ बढ़ने लगते हैं और इसके बाद स्पीड से आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। हालांकि तभी नीचे के हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर्स तुरंत ही ब्लास्ट करने लगते हैं और चारों तरफ एनर्जी स्टॉर्म एक बार फिर से क्रिएट हो जाता है। ये हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर पता है कैसे है, हम तो डूबेंगे सनक, तुम्हें भी ले डूबेंगे, मतलब खुद का नहीं बन रहा तो दूसरे का भी बिगाड़ दो। इस स्टॉर्म के आते ही भले ही जोयान के ग्रुप की स्पीड काफी ज्यादा तेज थी लेकिन कुछ इफेक्ट उन्हें पड़ता है। हालांकि तभी जोयान तुरंत ही अपने ग्रेट वे ऑफ दाओ को क्रिएट कर देता है और इस एनर्जी को रोकने की कोशिश करने लगता है और साथ ही साथ अपनी बॉडी की ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन और एशियन आर्मर को भी एक्टिवेट कर लेता है, जिसके कारण जोयान इसे रोक तो देता है लेकिन ऐसा करते हुए जोयान को थोड़ा सा पेन भी फील होता है। ये एनर्जी स्टॉर्म लगभग 10 मिनट तक चलता है और काफी सारे हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर इसके अंदर मारे जाते हैं। और जब ये एनर्जी स्टॉर्म गायब होता है तो झोलिन की भौहें तुरंत ही चढ़ जाती है, क्योंकि उसने देखा था कि जोयान इसे रोक रहा था। जो देखकर अचानक ही उसे शक होता है। जिसके बाद वो अपने मुंह से कहता है क्या इस बंदे की पावर 3 स्टार डाउडी लेवल पर है। उसने देखा था कि जोयान ने स्टॉर्म को काफी इजीली रोक लिया था, इसीलिए वो कहता है अगर ये डाउडी है तो इसकी पावर डाउडी की तरह क्यों नहीं दिख रही। इस टाइम पे जो बेटांग को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने देखा था कि जोयान के ग्रेट वे ऑफ दाओ ने एनर्जी स्टॉर्म को पूरी तरीके से रोक दिया था, लेकिन सामने वाले पर्सन को थोड़ा तो घायल होना चाहिए था। हालांकि तभी झोलिन कहता है मुझे लगता है कि मैं कुछ समझ गया, इसने सच में ग्रेट वे ऑफ दाओ एनर्जी को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये डाउडी है। और आपसे किसने कहा कि ग्रेट वे ऑफ दाओ एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए एक डाउडी ही होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा टैलेंटेड पर्सन है और इसने डाउडी से पहले ही ग्रेट वे ऑफ दाओ की एनर्जी को समझा है। तभी जो बेटांग कहता है यंग मास्टर आपका मतलब है कि ये पर्सन हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर है। जो देखकर झोलिन तुरंत ही कहता है ये हो सकता है, आखिरकार ये पर्सन डाउडी के वॉरियर जैसी पावर को शो करने में कैपेबल नहीं है, ये केवल ग्रेट वे ऑफ दाओ की पावर को ही शो कर रहा है। ये देखकर जो बेटांग कहता है हे भगवान, ये बंदा तो सच में काफी ज्यादा डरावना है।
इसने हाफ मार्शल होते हुए भी ग्रेट वे ऑफ दाओ की एनर्जी को कैप्चर कर लिया है। अगर वो डाउडी लेवल पर पहुंचा तो उसकी पावर क्या होगी। हालांकि यहाँ पे वो अपने दिल में ऐसे थॉट सोच रहे थे, लेकिन वहीं पे तियानिंग जब जियोयान के पीले चेहरे को देखता है तो वो थोड़ा सा उदास हो जाता है। उन्हें पता था कि ये सेट डेसोलेट रूइंस के अंदर काफी सारे ट्रेजर हैं और वो काफी ज्यादा कीमती भी हैं, और अगर जियोयान ने हेल्प नहीं की होती तो वो वहां तक जा ही नहीं पाते और अंदर भी ना जा पाते, पहले ही मर चुके होते। लेकिन जियोयान ने उन्हें बचाने के लिए अपनी काफी ज्यादा एनर्जी का यूज किया, जबकि जियोयान अकेले वहां जा सकता था और वो अपनी पावर के साथ जियोयान की हेल्प भी नहीं कर सकते थे, और वो जियोयान के लिए अब और ज्यादा बोझ नहीं बनना चाहते थे। इसीलिए एक दूसरे की तरफ देखते हुए जियोयान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, भाई जियोयान, ऐसा लगता है कि हम लोग ज्यादा किस्मत वाले नहीं हैं कि उन ट्रेजर को अचीव कर पाए। ये सुनकर जियोयान काफी ज्यादा शौक होता है और कहता है, भाई तियानिंग, क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारा क्या मतलब है। जिसमें वो कहता है, भाई जियोयान, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस हम तीनों ज्यादा पावरफुल नहीं है, और अगर हमें वहां से ट्रेजर मिलते भी हैं तो हम उनका कोई लाभ नहीं उठा पाएंगे, और हो सकता है उस चक्कर में हमें अपनी जान भी गंवानी पड़े। इसीलिए मुझे लगता है कि तभी जियोयान कहता, भाई तियानिंग, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कहा है ब्लड फॉग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, तो चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को जिंदा लेकर भी जाऊंगा और लेकर भी आऊंगा। जिसके बाद जियोयान तुरंत ही कहता, ओल्ड गुयू, मेरी हेल्प करो। जो सुनकर ओल्ड गुयू तुरंत ही अपना सिर हिलाते हैं और कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद जियोयान की पूरी बॉडी में व्हाइट कलर की बोन चिलिंग फ्लेम फैल जाती है, और इसके बाद जियोयान तुरंत ही एक फॉर्मेशन के साथ व्हाइट कलर के एक फ्लेम बैरियर को क्रिएट कर देता है, जिसके कारण आसपास की जो भी चीजें थी उससे कोई भी इफेक्ट नहीं कर पा रही थी। यहाँ तक कि ब्लड फॉग और पिलर भी दूर ही थे, जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शौक होते हुए कहते हैं, ये तो एक हेवनली फ्लेम है। यहाँ पे जो वेटांग और जो लिंग काफी ज्यादा हैरान थे। ये देखकर जो वेटांग कहता है, आखिरकार वो कौन है, उसके पास एक हेवनली फ्लेम है जिसे वो कंट्रोल कर सकता है। उन्हें पता था कि हेवनली फ्लेम कितनी ज्यादा पावरफुल होती है, साथ ही साथ इस कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसे काफी सारे लोग हैं जो इसे पसंद भी करते हैं। हालांकि यहाँ की सारी हेवनली फ्लेम हेवनली सोल में कन्वर्ट हो चुकी थी और उन्हें कंट्रोल करना अब किसी के बस की बात नहीं थी। फिर भी जियोयान के हाथ में एक हेवनली फ्लेम देखना वास्तव में चौंकाने वाली बात थी। यहाँ पे जो वेटांग की बातों को सुनकर जो लिंग की बॉडी के अंदर जो उसकी डुईकुई होती है धीरे धीरे घूमना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इस टाइम पे वो जियोयान को पकड़ने की सोच रहा होता है। दूसरी तरफ बाइंग जब ये फील करता है तो अचानक ही उसके फेस इंप्रेशन काफी ज्यादा सैड हो जाते हैं, क्योंकि उसने जो लिंग की बॉडी के बदलावों को फील किया था। तभी जो वेटांग कहता है, यंग मास्टर, हम इस मूवमेंट का फायदा क्यों नहीं उठाते, मुझे लगता है कि उसे जियोयान होना चाहिए। जिसपे यंग मास्टर कहता है, जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाता कि वो जियोयान है, हम उतावलेपन में कोई भी काम नहीं कर सकते। और इसके बाद जोलिन वापस से जियोयान की तरफ देखने लगता है। जोलिन को अच्छी तरीके से पता था कि जियोयान के पास डाउडी क्लास के नीचे सबसे ज्यादा पावरफुल पावर है, क्योंकि उसने कोल्ड स्ट्रीम सिटी के बारे में उसने काफी ज्यादा सुना था, और अगर वो इस टाइम पे कुछ भी करता तो वो जियोयान को अलर्ट कर देता, इसलिए वो जियोयान को बिल्कुल भी अलर्ट नहीं करना चाहता था। तभी जो वेटांग कहता है, मुझे ये मत बताइए कि हम उसे एशियन डेसोलेट रूइंस के अंदर एंटर होने देना चाहते हैं। इस टाइम पे वो काफी ज्यादा टेंशन में होता है। तभी जोलिंग कहता है, तुम घबरा क्यों रहे हो, यहाँ तक कि 2 स्टार डाउडी होने के बाद भी मैं घबरा नहीं रहा, तो तुम तो 3 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर हो। अगर बाइक लेन के लोग ऐसा देखेंगे तो वो तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएंगे। जोलिंग की बात को सुनकर जो वेटांग अचानक ही खुद को कंट्रोल करता है, जिसके बाद जोलिंग तुरंत ही कहता है, भले ही हम उतावलेपन से काम नहीं ले सकते और उसे अलर्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपको जाकर ये देखना चाहिए कि क्या वो सच में जियोयान ही है, जब तक कि वो एशियन डेसोलेट रूइंस के अंदर एंटर नहीं होता। जोलिंग की बात को सुनकर जो वेटांग तुरंत ही अपना सिर हिला देता है और जियोयान की तरफ बढ़ते हुए कहता है, मैं आपके ऑर्डर को जरूर एक्सेप्ट करूंगा। आखिरकार मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि इस हेवनली फ्लेम की पावर कितनी ज्यादा है, क्योंकि मैंने काफी सारे मिथ सुने हैं हेवनली फ्लेम को लेकर। और इसके बाद वो तुरंत ही अपनी डुईकुई को एक्टिवेट करके आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है, और इसके बाद वो तुरंत ही अपनी डुईकुई को एक्टिवेट करके एक लाइट बॉल क्रिएट करता है, और ये कहते हुए कि मैं देखना चाहता हूँ हेवनली फ्लेम कितनी ज्यादा पावरफुल होती है, जियोयान की तरफ बढ़ने लगता है। आसपास खड़े हुए डाउडी लेवल के वॉरियर जब ये देखते हैं तो वो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था ये टेस्टिंग नहीं किलिंग मूव होने वाला था, और इस अटैक से जियोयान की जान भी जा सकती थी। तभी जियोयान जैसे ये फील करता है तो तुरंत ही जो वेटांग की तरफ देखता है, और इसके बाद कहता है, डैम इट, मैं केवल ब्लड फॉग पर ही ध्यान दे रहा था, इसके बारे में तो मैं भूल ही गया। जिसके बाद जियोयान तुरंत ही मुड़कर इसका ईगल की तिकड़ी की तरफ देखता है। जियोयान को पता था कि भले ही 3 स्टार डाउडी लेवल का वॉरियर हो, जियोयान इससे डॉज कर सकता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे इसका ईगल की तिकड़ी भी उसके साथ थी, और अगर जियोयान यहाँ से डॉज करेगा तो ये अटैक जिसे डैमेज करेगा वे तीनों लोग होंगे। जो देखकर जियोयान कहता, ओल्ड गुयू, जिसपे आवाज आती है, छोटे साथी, इसे समझो कि आखिरी बार मैं तुम्हारे लिए फाइट कर रहा हूँ। और इसके बाद अचानक ही एक पावरफुल और रिच ऑरा जियोयान की बॉडी में आ जाता है, और जियोयान की ऑरा एक भयावह लेवल तक पहुंच जाता है, और साथ ही साथ जियोयान की जो फ्लेम अभी धीमी धीमी जल रही थी वो भी काफी ज्यादा तेज हो जाती है और व्हाइट हो जाती है। इस टाइम पे जियोयान की बॉडी के अंदर जो पावर आ गई थी वो जो वेटांग को भी सप्रेस कर चुकी होती है।
हालांकि जोयान ने व्हाइट क्लॉथ को पहना हुआ था, जिसके कारण किसी को भी नहीं पता था कि जोयान की बॉडी के अंदर क्या चेंज हुए, और जो वेटांग को भी ये नहीं पता था। इसीलिए वो एक इविल स्माइल के साथ जोयान की तरफ बढ़ते हुए कहता है, हाँ हाँ मरो, क्योंकि जोयान अब उसके काफी ज्यादा नजदीक पहुंच चुका था। उसे पता था जोयान इतनी नजदीकी से तो उससे नहीं बच पाएगा। इसलिए वो तुरंत ही अपने हाथ को और उस बॉल को जो कि उसने हाथ में कंडेंस की थी जोयान की खोपड़ी की तरफ बढ़ा देता है। इस टाइम पे वो जोयान की खोपड़ी की झोपड़ी उड़ाना चाहता था, लेकिन उसका अटैक बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि एक हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर उसे झेल पाए। यहाँ तक कि डाउडी लेवल के वॉरियर को भी काफी ज्यादा अलर्ट रहना पड़ता, और उसने सोचा था कि जोयान इस अटैक से मर जाएगा। लेकिन जैसे ही वो बॉल जोयान के सिर के पास पहुंचती है तो अचानक ही जोयान की बॉडी से पावरफुल ऑरा रिलीज होता है, और इसके बाद उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा ही जो वेटांग की बॉडी पर अटैक करता है। ये देखकर तो सभी के फेस इंप्रेशन बिल्कुल व्हाइट हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो वेटांग जिसे उड़ते हुए भेजा गया था जमीन में कई फुट नीचे तक धंस जाता है, और इस टाइम पे उसकी पूरी बॉडी में ब्लड ही ब्लड हो गया था। ये देखकर आसमान में जोलिन और बाइंग तुरंत ही जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं, उसकी पावर वास्तव में 4 स्टार डाउडी। हालांकि आसमान में जोयान सभी को इग्नोर कर देता है और उसकी आंखें जो वेटांग को देख रही थी, जिसके बाद जोयान काफी देर बाद कहता है, क्या आप इस आदरणीय की पावर को टेस्ट करने के कैपेबल हैं? और इसके बाद जोयान सभी की तरफ देखने लगता है। इस टाइम पे 4 स्टार डाउडी के सामने भला किसी की कहाँ चलने वाली थी, इसलिए सब अपने नजरों को और थोबड़े को झुका लेते हैं। तभी जोयान अपना पावरफुल ऑरा जो वेटांग की तरफ बढ़ा देता है। ये देखकर जोलिन के भी फेस इंप्रेशन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि जो वेटांग इस जर्नी में जो क्लेन से सबसे पावरफुल पर्सन था, और अगर ये मिस्टीरियस पर्सन जो वेटांग पर हमला करना जारी रखता है तो आज जो वेटांग यहाँ मार दिए जाएंगे। जिसके बाद न केवल जो क्लेन इस एशियन डेसोलेट रूइंस के अंदर एंटर होने में कैपेबल नहीं रहेगा, यहाँ तक कि उसके क्लेन की पावर को भी काफी बड़ा डैमेज होगा। यहाँ तक कि जोलिन जो कि जो क्लेन का अगला लीडर था और साथ ही साथ हेवनली स्वॉर्ड का उसके पास सपोर्ट भी था, ये संभावना थी इसके बाद उसे काफी बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ तक कि क्लेन के अंदर की उसकी पोजीशन को भी काफी बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। ये सोचकर वो तुरंत ही काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है, इसलिए वो तुरंत ही काफी ज्यादा डरते हुए चीजों को समझ जाता है। और इसके बाद कहता है, एल्डर, मैं एंडलेस सिटी से जो क्लेन का यंग मास्टर हूँ। हम एंडलेस सिटी के जो क्लेन के 4 पावरफुल क्लेनों में से हैं। तभी जोयान कहता है, एंडलेस सिटी जो क्लेन 4 पावरफुल क्लेनों में से एक, मैंने इसके बारे में सुना है, लेकिन इसका मेरे से क्या लेना देना है। यहाँ तक कि मैंने तो एक जोयान नाम के छोटे से लड़के के बारे में भी सुना है, जिसने तुम्हारे क्लेनों की बैंड बजा के रखी हुई है और तुम्हारे चारों क्लेनों में शांति नहीं है। फिर भी आप कहते हैं अपने क्लेन का नाम ऐसे बढ़ा चढ़ाकर। हालांकि जोयान को जो क्लेन के बारे में तो पहले से ही पता था, लेकिन जोयान जानबूझकर ऐसे ट्रीट करता है जैसे कि उसे कुछ भी पता ही ना हो। इस टाइम पे जोयान जिस वॉइस में बोल रहा होता है वो जोयान की नहीं बल्कि ओल्ड गुयू की वॉइस थी, और ओल्ड गुयू ही जोयान की बॉडी के अंदर से बोल रहे थे, जिसके कारण किसी को कुछ समझ में भी नहीं आता। जोयान की बात को सुनकर जोलिन को तो फेस के इंप्रेशन हरे हो जाते हैं और वो कांपने लगता है। जिसके बाद जोलिन तुरंत ही सोचता है वेस्ट रीजन के अंदर कोई भी नहीं है जो कि उसकी डिसरिस्पेक्ट कर सके। यहाँ तक कि हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का भी उसे सपोर्ट है और वो अपने क्लेन का आगे चल के लीडर बनने वाला है। फिर भी इतने सारे लोगों के सामने वाले पर्सन ने उसकी डिसरिस्पेक्ट कर दी थी, जिसका मतलब था उसने अपना पूरा चेहरा खो दिया था। ये सोचकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी डुइकुई को तुरंत ही चार्ज करना स्टार्ट कर देता है, और इसके बाद गुस्से से कहता है, इतने सालों बाद एकमात्र तुम ऐसे वर्सन हो जिसने मुझे नाराज किया है। और इसके बाद आसमान में गोल्डन कलर की रॉड तैरने लगती हैं, और उन तलवारों से निकलने वाले ऑरे के कारण आसपास की जगह भी फ्लक्चुएट हो रही थी। जोयान जैसे ही उन गोल्डन स्वॉर्ड को देखता है तो समझ जाता है कि स्काई स्वॉर्ड सेक्ट जोलिन को अपने नेक्स्ट लीडर की तरह देख रहा है, वरना जोलिन के पास कभी भी स्काई स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर की ये पॉपुलर डू स्किल नहीं होती। जोयान को अच्छी तरीके से पता था कि ये डू स्किल हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के अंदर भी मुश्किल से ही गिनती के 8 से 10 लोगों के पास होगी। इसलिए जोयान काफी ज्यादा गंभीरता से जोलिन की तरफ देखने लगता है, और ये एक्सेप्ट करना पड़ता है जोयान को जोलिन काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है। लेकिन फिर भी वो जोयान को हराने के लिए अगर इस चीज का यूज करना चाहता था वो पूरी तरीके से बेकार था। तो चलो ये एपिसोड अब यहीं पर एंड करता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड पे, और नेक्स्ट एपिसोड में मैं इस फाइट को एंड कर दूंगा और जोयान को अंदर एंटर करा दूंगा। तो चलो बाय बाय 3N फैमिली, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड पे जो कि 15-20 मिनट का होगा, 8-10 मिनट का तो होगा ही। चलो ठीक है, बाय, गुड नाइट मत बोलना।